हेलो। कब कनेक्ट होंगे रे बाबा? कनेक्ट हो गए क्या बेटा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। हेलो। आ जाओ बच्चा पार्टी। हाँ, कनेक्ट हो गए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो, 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 गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है। आइए, 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 ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चों। आ जाइए सर। क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन होगा ना? एडवांस पीवाईक्यू का नहीं ना? हाँ भाई, केवल क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन होगा, यही कहा था। और साथ में डिस्कशन के बाद फिर हम, समय बचेगा तो हमारा चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यही कहा था, बिल्कुल कहा था। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, जिसमें जेई एडवांस की प्रॉब्लम है, मैन की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना है। ठीक है। ठीक है। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, आज कर देंगे। पहले थोड़ा सा जो है वो अपना डेफिनेटली टॉप प्रायोरिटी पर अपना डिस्कशन है, क्योंकि चैप्टर खत्म हुआ है रिसेंटली अभी। तो चैप्टर खत्म होती है, अपने एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज नंबर 2 खत्म हो चुकी है। अब आज हमारा क्वेश्चन बैंक फिनिश हो जाएगा। ओके। तो डिस्कशन में प्रॉब्लम जितना प्रैक्टिस अच्छा करेंगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। पेन कहाँ गया यार? मिल गया। ठीक है। तो आराम से, जिसको कोई दिक्कत हो क्वेश्चन बैंक में, बताओ रे बाबा। होमवर्क भी, यस, आज चैप्टर नया स्टार्ट कर देंगे, मेरे ख्याल से टाइम बचेगा। तो क्वेश्चन बैंक, होमवर्क, डिस्कशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं सब आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे बच्चों। तो अपना क्वेश्चन बैंक, इसके अंदर अपने कुछ प्रॉब्लम्स बच रहे थे लास्ट में। तो उसमें हमारे शायद 1 से 30 तक डिस्कस हुए थे। चेक कर लो रे बच्चों, 1 से 30 तक डिस्कस हुए थे। अब अपने 31 से लेकर 60 तक कोई भी डाउट हो आराम से आप पूछ सकते हैं। 31 से 60 तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो वो आराम से पूछ सकता है। 1 से 30 पहले डिस्कस हो गए बेटा। एक्शन नंबर 1 कंप्लीट, एक्शन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन बैंक 1 से 30 कंप्लीट। ऋषभ को 33 में दिक्कत है। ओके बेटा, लिख लेता हूँ भाई साहब। 33 पहले लिखा दो, बाद में ऐड नहीं करूंगा भाई साहब, बार बार है ना, उससे डिस्टरबेंस तो आगे पीछे आते हैं बार बार। आराम से देख लीजिए, कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए। आराम से बच्चे चेक कर लें अपनी शीट के अंदर क्या दिक्कत है, बताएं आराम से। मैं क्वेश्चन नंबर लिख लूंगा, फिर इसको अपन डिस्कस करना शुरू कर देंगे। फाइन, देख लीजिए आराम से। और बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा बेटा, जिस भी बच्चे ने पूछा है, ऋषभ ने। बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वैसे ही हो जाएगा। 51 है ना? जिस बच्चे 33 में क्या होगा बेटा, तुमने पढ़ा होगा एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड होगा, उसके साथ में तुमने एक क्लोरो एसिटिक एसिड बना दिया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो। आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को उससे अटैच कर दिया, तो वो आपका H+ आयन रिलेटिवली इजीली रिलीज कर देगा। तो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में CH3COOH लो, और एक बेटा ClCH2COOH लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो। अब ये H+ इजीली रिलीज करेगा, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इस पे अटैच हो गया है ऑलरेडी। डाई क्लोरो में और ज्यादा हो गए बेटा। डाई फ्लोरो और लगा रखा है, डाई फ्लोरो, बाप रे बाप, डाई फ्लोरो मतलब आपने यहां पर F2CH लगा दिया। तो सर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, ये इजीली H+ रिलीज करेगा। जो ज्यादा इजीली H+ रिलीज करेगा उसके सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बेटा ज्यादा होगी। सब पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्लस आई माइनस इफेक्ट वगैरह पढ़े होंगे, याद करो। प्लस एम माइनस एम, पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ तुमने, चैंपियन लोग। ठीक है। 41 45, 41 45, ठीक है, 41 45। ओके।
तो बेटा ये तो बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से हो जाता है, तो इसको तो हटा देता हूं मैं। इधर आपके पास आ रहा है 41। 41 में मेरे बच्चे, जिस बच्चे ने पूछा, क्या है, पढ़ना पड़ेगा मुझे भी। मोलर, ये तो इजी क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOAC lambda infinity of acid in my dilution water is something to calculate the additional value required is। अरे भाई, आपको मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इन दोनों की दे रखी है, तो आपको निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली इसमें 3 डेटा चाहिए थे, 2 डेटा इसने दे रखे हैं। AC का मतलब आपके पास क्या हो गया, CH3C ग्रुप हो गया बेटा। तो क्या क्या चाहिए, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ CH3COONA। कौन बच्चा है जिसने टाइम खराब किया है अपना, प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ, क्या लिखोगे, HCl माइनस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ, बेटा कॉमन पार्ट हटा दो, NaCl, ये लीजिए। तो आपको बेटा इसने, एग्जामिनर ने 2 डेटा दे रखे हैं, ये दिया है, चेक करो, ये दिया है, ये गायब है, तो ये गायब है, तो बिना इसके कैलकुलेशन नहीं होगा। इतना इजी प्रॉब्लम तू नहीं कर पाया, ठीक है, तो फिर कैसे काम चलेगा रे बेटा। ठीक है, आरिफ अंसारी 45 तो लिख लिया बेटा, उन्हें 45, 41 पता नहीं किसने पूछा था, 45, हे भगवान, 48 भी है किसी का, ठीक है भाई। तो 45, 48, 45 ले लेते हैं। 45 क्या है भाई, 45 में बेटा क्या हो रहा है, नाइट्रेट आयन है, इसको अपने को रिड्यूस करना है NO में बाय Cu। ठीक है, और उसमें आपको HNO3, NO गैस, Cu2 प्लस, इनके सबके डेटा दे रखे हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये सामने वाला बोल रहा है E सेल फॉर द रिडक्शन ऑफ बाय द Cu, मतलब नाइट्रेट आयन जाना चाहिए किसमें, NO गैस में बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, बाय Cu का मतलब Cu ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो रिएक्शन बनाओ अपनी, एनोड पर क्या हो जाएगा बेटा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा। ठीक है, और कैथोड पर ये जो नाइट्रेट आयन है, ठीक है, ये H+ गेन करके NO गैस में जा रहा होगा बेटा। तो देखो N का नंबर यहाँ आपको +5 नजर आ रहा होगा या +2 नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, और साथ में यहां पर आप H+N ऐड कर दो और वाटर बना दो। वाटर कितना बनेगा, 1 O इसमें है, तो 2 इधर बचना चाहिए बेटा, 2H2L, तो इधर ये 4H+ हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स पूरा चैप्टर अपन ने कवर किया हुआ है। अब ये सामने वाला बोलता है कि ई सेल निकालना है अपने को। ठीक है, इसका ई सेल निकालना है बेटा। तो वैन HNO3 दिस समथिंग P समथिंग Cu2 प्लस सब दे रखा है अपने को, ये भी दे रखा है, E नॉट दोनों के दे रखे हैं। तो अब निकाल लो ई सेल कैसे निकलेगा बेटा, जिस बच्चे ने पूछा ई सेल, ई सेल। ठीक है, इसमें n का वैल्यू 2 जा रहा होगा, सबको दिख रहा होगा बेटा, n का वैल्यू 2 है इसमें, नहीं इसमें एक्चुअल में, अच्छा ओके n का वैल्यू 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करना बेटा, जिस बच्चे ने पूछा है, तुम इसमें क्या करो बिट्टू, या तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, या ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो और इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब देखो ऐसा करके आप इसको ऐड कर लेना जिस बच्चे ने पूछा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, n का वैल्यू 6 कैंसिल हो जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आराम से देखिए कि ई सेल जो आएगा बिट्टू वो कैसे हो जाएगा, ई ऑफ, आपको 2 डेटा दे रखे हैं, नाइट्रेट आयन का NO में जाने का दे रखा है बेटा, तो नाइट्रेट आयन कन्वर्टिंग इनटू NO माइनस ई ऑफ Cu2 प्लस Cu। इससे भी आप चाहो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या तो एक रिएक्शन को, एक फर्स्ट रिएक्शन को बेटा आप 3 से मल्टीप्लाई करना और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और इनको ऐड कर देना। ठीक है, उससे क्या होगा, n का वैल्यू 6 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लेना नेक्स्ट इक्वेशन बनाकर, या फिर आप इसको अलग से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कि ऐसे सॉल्व कर लो, जिसमें मैंने रिएक्शन बताई, तो ई सेल क्या हो जाएगा बेटा, ई सेल, इसका ई लिखो, ई नॉट
नाइट्रेट आयन कन्वर्टिंग इनटू NO माइनस 0.06 डिवाइड बाय, इसकी रिएक्शन देखो बेटा ये रही, इसमें n का वैल्यू 3, तो आप बोलोगे यस सर 3 डिवाइड बाय 3, फिर लॉग, फिर आपको गैस का प्रेशर भी लेना पड़ेगा बेटा, प्रेशर ऑफ NO गैस डिवाइड बाय नाइट्रेट आयन, तो यहां लिखो प्रेशर ऑफ NO गैस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 4। आराम से चेक कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है जेई एडवांस के हिसाब से। नाइट्रेट आयन H प्लस की पावर 4 माइनस, ऐसे इसको सॉल्व करो, ई नॉट Cu2 प्लस, ये आरपी है बेटा, माइनस 0.06 डिवाइड बाय 2 लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, अब आपको जो डेटा दे रखे हैं यहां रख देना, देखो आराम से देखना बेटा, ये दे रखा है, ये दे रखा है, गैस का NO गैस का प्रेशर चेक करो रे बेटा, NO गैस का प्रेशर दे रखा है, नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं। हाँ, HNO3 का मतलब H प्लस भी 1m हो गया बेटा, और नाइट्रेट आयन भी 1m हो गया। ठीक है, ये भी आ गया, तो ये भी हो गया। और क्या चाहिए भाई साहब, Cu2 प्लस, Cu2 प्लस भी चेक कर लेते हैं। Cu2 प्लस कितना है, 0.1m, ये लो भाई साहब, सारे डेटा अवेलेबल हैं, तो जिस बच्चे ने पूछा उससे प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ओके, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो देख लो मेरे बच्चों, ये जेई एडवांस सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है जेई एडवांस के हिसाब से, उसका रीजन है कि इसमें बच्चों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। रोडॉक्स पढ़ा हुआ है अपना, तो n+5 से +2 जा रहा है, तो ये 3 आना चाहिए, मीडियम बैलेंस करने के लिए आना चाहिए, सब कुछ पढ़ा हुआ है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 को मैं समझता हूँ IIT जेईई के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था, तो 45 भी हो गया, 41 हो गया। अब आते हैं अपन 48 पर। 48 कौन सा भाई साहब, 48 तो बहुत लंबा क्वेश्चन है यार, उससे पहले और देख लेता हूँ। 51 में मैंने क्लास में बताया था आपको, ये आपको आना चाहिए 51 प्रॉब्लम, कि 51 प्रॉब्लम के अंदर कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, ये तो पढ़ाई ना करने वाली बात हो गई यार। 51, 55, 48 तो पूरा पैसेज है, ठीक है। 51 में क्या दिक्कत आई भाई, किसी बच्चे ने बोला 51 पैसेज तो बाद में बता दूंगा, भी रुक जाओ। 51 में 270 ग्राम ऑफ वाटर है, करंट इफिशियंसी दे रखा है, ठीक है। तो सिखाया था ना, 2 मोल वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर लोगे तो 2H2G प्लस O2G, कॉपी में लिखा हुआ है, कब यूज करोगे इसको, इसमें n का वैल्यू 4 था, ऐसा सब कुछ आप पढ़ चुके हो, याद करो, आपने फ्यूल सेल वगैरह सब पढ़े हुए हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे वाटर का, तो इसमें n का वैल्यू 4 आएगा, और इसमें 270 ग्राम, तो आपने सीखा हुआ है कि इसमें इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर क्लास में पढ़ा रखा है, 18 डिवाइड बाय 2 आता है इसमें, ठीक है, 9 ग्राम आएगा, ये सब क्लास में पढ़ा रखा है मैंने, अब मत पूछना कैसे आता है सर ये। हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट वेट जो है वो आपका होता है, इसका एन फैक्टर भी 2 होता है, 1 ग्राम आएगा, या इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये 32 डिवाइड बाय 4 या 8 ग्राम आता है बेटा। इजी लैंग्वेज में इनके एन फैक्टर पढ़ा रखे मैंने क्लास में, इसका एन फैक्टर 2 होता है, इसका एन फैक्टर 2 होता है बेटा, और इसका एन फैक्टर 4 होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे, रेडॉक्स में पढ़ाए थे, है ना। तो ये सॉल्व कर लो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लो बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो क्या हो जाएगा, 270 डिवाइड बाय 9, तो 30 इक्विवेलेंट्स आएंगे बेटा। तो इसका मतलब होता है 30 इक्विवेलेंट H2O के अगर इलेक्ट्रोलाइज होंगे तो 30 इक्विवेलेंट ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2, number of equivalents of hydrogen formed, सब 30 आएंगे, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें आराम से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन वाइड्रोजन सबके बारे में तो लिखा हुआ है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि सर n का वैल्यू 4 का मतलब है
4 फैराडे चार्ज पास करने से 2 मोल वाटर आपका इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइज होता है, क्लास में बता रखा है मैंने। तो जितने इसके इक्विवेलेंट आएंगे, तो आपने एन फैक्टर जानते हो, तो मैंने ये सिखाया था कि वन इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वो कितना होता है 22.4 डिवाइड बाय 4, 5.6 लीटर होता है आपका। कितना होता है 5.6 लीटर, ये सिखा रखा है मैंने क्लास। और इक्विवेलेंट वॉल्यूम H2 का कितना होता है बेटा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 11.2 लीटर। ठीक है, तो आपके पास 30 इक्विवेलेंट है बेटा, तो 30 इक्विवेलेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 30। करो सॉल्व। ये आ गया 160 लीटर, चेक करो तो 160 लीटर आ रहा है। हाइड्रोजन का ऐसे डबल आएगा बेटा, डबल आएगा साहब। ये तो प्रॉब्लम इजी था, किस बच्चे ने पूछा था, छोड़ो जाने देते हैं ना। हाँ, एक बच्चा पीछे पड़ गया, सर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स आना चाहिए बस, बेसिक लेवल पे ना। तो 51 हो जाएगा। इसके बाद 55, 51, 48 बता रहा हूँ, 55, 55 कौन सा है भाई साहब, 55 आना चाहिए था मेरे ख्याल से। इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई, आपको इसमें ई नॉट सेल बना के देखना है बेटा। जिस रिएक्शन का आपको पता लगाना हो, आपको सबके ई नॉट दे रखे हैं, आप बोलोगे यस सर, तो 55 में आपको सबके ई नॉट दे रखे हैं। जिस रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, जैसे ई नॉट देखो, ई नॉट Cl2 Cl माइनस, SRP दे रखा है बेटा 1.36 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट Br2 और फिर दे रखा है Br माइनस, ये 1.09 वोल्ट, चेक कर लीजिए। और आयोडीन का भी दे रखा है ऐसे, ई नॉट आयोडीन I माइनस, .54 वोल्ट। ई नॉट S2OA2 माइनस, सल्फेट आयन में जा रहा है बेटा, तो इसका दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, अब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट करना है, कोई सा भी एक सीख जाओ। जैसे Cl2 कैन ऑक्सीडाइज सल्फेट आयन फ्रॉम सॉल्यूशन, कि सर Cl2 गैस कैन ऑक्सीडाइज, क्या वो सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो ये तो SRP है, SOP क्या हो जाएगा, ई नॉट सल्फेट आयन का H2OA2 नेगेटिव में जाने का वैल्यू जाएगा -2 वोल्ट। आप बोलोगे हाँ सर बोल तो सही रहे हो आप। तो अब इसका ई नॉट सेल बनाओगे, तो ई नॉट सेल फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, तो वो हो जाएगा ई नॉट RPRHS माइनस LHS, नेगेटिव आ रहा है बेटा ये, मतलब रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी। बी पार्ट, तो ऐसे चेक कर लो बस। बी पार्ट में लिखा हुआ है Cl2 कैन ऑक्सीडाइज Br माइनस एंड I माइनस, कोई सा भी एक चेक कर लो, दोनों चेक करो आराम आराम से। तो Cl2 जब ऑक्सीडाइज होगी, तो Cl2 तो रिड्यूस हो रही है बेटा, तो इसको उल्टा लिख लो, ई नॉट Cl माइनस Cl2, ये हो गया -1.36 वोल्ट, इसको बोलेंगे SOP। ठीक है, और जिसको रिड्यूस करना चाह रहे हो उसकी बात करो, चाहो तो ई नॉट RPRHS माइनस ई नॉट RPLHS सॉल्व कर लो, चाहे ई नॉट OPLHS प्लस ई नॉट RPRHS से कर लो, दोनों क्लास में सिखा रखे हैं। तो आप यहां पर SOP आ गया, SRP दे रखा था बेटा, किसी का भी चेक कर लो, ब्रोमीन का चेक करना है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो क्या लिखा हुआ है कैन ऑक्सीडाइज Br माइनस। ठीक है, तो Cl2 तो रिड्यूस होगी, तो इसकी जरूरत ही नहीं अपने को फिर तो Cl2 तो रिड्यूस हो ही रहा है। ठीक है, तो इसका ई नॉट ये रहा और इसका ई नॉट ये रहा, तो अपन इसका सेल बना लेते हैं बेटा। इन दोनों की सेल बनाने का मतलब क्या है कि ब्रोमीन तो रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीडाइज हो, तो ई नॉट RPRHS यही है बेटा, चेक कर लो, रिड्यूस करने की बात ही कर रहा है, नहीं ऑक्सीडाइज करने की बात कर रहा है बेटा यार।
ये ऑक्सीडाइज होगा तो फिर ये रिड्यूस होगा, ये भी ठीक है। तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज होंगे मेरे बच्चों, ये ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या लिखोगे, ई नॉट आर पी आर एच एस, जिसका रिडक्शन होगा माइनस दिस, या इसको ऐसे लिखो ई नॉट ओ पी एल एच एस प्लस ई नॉट आर पी आर एच एस, जो आपको ठीक लगे, या फिर ई नॉट आर पी आर एच एस माइनस ई नॉट आर पी एल एच एस, ठीक है बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस बी कॉम्बिनेशन में ये बोलते हैं कि जो बी आर माइनस है वो तो बेटा ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और जो क्लोरीन है वो रिड्यूस होनी चाहिए, ऐसे कर लिया करो। तो ऐसे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो इसमें आप ई नॉट सेल बनाओ। अब इसमें जो रिड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू है 1.36 वोल्ट, आराम से देखिए, ई नॉट आरपी आर एच एस माइनस ई नॉट आरपी एल एच एस, तो माइनस 1.09, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया बेटा, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.27 आ रहा है, चेक कर ले, है ना। तो ये 0.27 आ गया, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है ये रिएक्शन हो जानी चाहिए। तो ऐसे कर करके ई नॉट सेल बनाओ, ई नॉट सेल प्लस आ गया तो रिएक्शन हो जाएगी, नेगेटिव आ गया नहीं होगी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन 55 आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे करते जाओ बेटा। बस इसमें ध्यान है ना, सी माइनस में, सॉरी बी भी है, अच्छा सी, सारे सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, फिर तो बस सेल बनाते जाओ, है ना। इस तरीके से सेल बनाओ बस, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, सेल बनाओ, ई नॉट सेल प्लस, क्लास में सिखा रखा है, रिएक्शन होगी, नेगेटिव नहीं होगी, जैसे यहाँ नेगेटिव आया था फर्स्ट पार्ट में, इसमें प्लस आ रहा है। तो 55 हो जाएगा बेटा, 55 रे बाबा कहाँ गया, 55, 51, 48 बता दिया था क्या, 48 तो पैसेज है, ठीक है, 45 हो गया, 55 हो गया, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा भाई साहब, पैसेज 48, ठीक है बेटा। तो आ जाओ भाई साहब। ओह ठीक है, अब देखो 48 ये पूरा पैसेज है, 45 से लेकर या 46 से लेकर 48 तक का, बिना एक पार्ट को करे दूसरे पे पहुंच नहीं पाओगे आप, है ना। तो इसको पढ़ना पड़ेगा बेटा। सैंपल वाटर का दे रखा है स्विमिंग पूल में, जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है पानी का, ठीक है। इसमें आपने पहले KCl मिलाया बेटा 0.02, सेल का रेजिस्टेंस है 100 ओम, ठीक है सर। पहले से पानी का रेजिस्टेंस था 1000 ओम, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। फिर आपने इसमें NaCl मिलाने की अलग से बात करी, वो डिजॉल्व इन द पूल विच वाज थोरोली स्टर्ड, ठीक है, मिला दिया, मिक्स कर दिया। सैंपल ऑफ दिस सॉल्यूशन गिव ए रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम। तो दो अलग अलग बातें हो रही हैं बच्चों, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, कंडक्टेंस ऑफ KCl निकाल लो, KCl ओनली। ये सॉल्यूट कैसे निकलेगा, कंडक्टेंस ऑफ, क्लास में पढ़ा रखा है, KCl सॉल्यूशन माइनस कंडक्टेंस ऑफ वाटर। ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्वेंट, कौन है बेटा ये, सॉल्वेंट। तो माइनस करो साहब, KCl सॉल्यूशन का आपको दे रखा था सर रेजिस्टेंस, तो उसका उल्टा कर दो 100, माइनस इसका दे रखा था बेटा, उसका उल्टा करो 1/1000, 10,000, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, 1/100 आ गया, ठीक है। तो 1/100 आ गया। ऐसे ही अब आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात, पहले KCl की बात कर रहे हैं बेटा ना, पहले बात कर रहे हैं हम KCl को फोकस कर रहे हैं। अब कप्पा क्या होता है बेटा, यूनिट पढ़ लो, कप्पा या लैम्डा एम लिख देता हूं, लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000/m, आराम आराम से देखिए। तो जब आप KCl की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो लैम्डा एम का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, कहीं दे रखा होगा, पढ़ो नीचे। KCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है मेरे बच्चों 0.02, इसका लैम्डा एम दे रखा है बेटा, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिव KCl ऑफ 0.02 इज 200, तो यहां 200 लिखो। तो यहां से कप्पा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कप्पा आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा, तो ये कप्पा आप कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ रहा है बेटा, ये देख लेना फटाफट, 200
कप्पा इंटू 1000 अपॉन 0.02, इसको मल्टीप्लाई करो इधर तो कितना हो गया है 400, 400 में से 4, तो कप्पा आपका कितना आ गया बेटा, कप्पा इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 1000 और कर दो तो 0.2, ये देखो 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.02 और दिस मल्टीप्लाई करो 400, 0.4 डिवाइड 1000, ओ 4 इंटू 10⁻⁴ आ गया बेटा ये, तो चेक करूं 200, 400, 400 हो गया, 400, 400 का मतलब ये हो गया 400 और 400.2, 4 दिस डिवाइड बाय दिस, ये आ रहा बेटा 4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। एस सेंटीमीटर में चल रहा है कि मीटर में चल रहा है बेटा, पढ़ लेता हूं मैं, सेंटीमीटर में, तो एस सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक। तो कप्पा निकल जाएगा पहले। अब कप्पा के बाद क्या होता है बेटा, कप्पा इज इक्वल टू होता है जीजी स्टार, आप बोलोगे हाँ होता है सर, तो एग्जामिनर ने, सामने वाले ने पहले कप्पा की बात कर ली, आप बोलोगे बिल्कुल कर ली। अब इसमें क्या हो रहा है, फिर ये NaCl मिलाने के बाद अपने से बात कर रहा है, फाइन। अब देखो कप्पा इज इक्वल टू जीजी स्टार, ठीक है, तो आगे बढ़ो मेरे बच्चों, तो यहां पर कप्पा की वैल्यू आई 4 इंटू 10⁻³ जी आया मेरे बच्चों 1/दिस इंटू जी स्टार, तो जी स्टार की वैल्यू हो गई मेरे बच्चों दिस इंटू 100, मतलब 0.4 चेक कर लें, 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स, आराम से चेक कर लीजिए, तो यहां से जी स्टार की वैल्यू आ जाएगी, सेल कांस्टेंट। अब आपने क्या किया बेटा, अब आपने इसमें ऐड किया, पैसेज जेई के हिसाब से लंबा, अब आप NaCl यूज कर रहे हो, नाउ NaCl, अब NaCl यूज करोगे तो क्लास में सिखा रखा है जी स्टार रिमेन्स कांस्टेंट, अब जी स्टार मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, तो यहां पर ये जी स्टार की अपन ने बात कर ली अलग से, बहुत बढ़िया। अब सेल कांस्टेंट निकल गया, अगर आप स्पेशली अलग से, हालांकि बात बच्चे ने पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप पानी के लिए अलग से निकालना चाहते हो, वाटर के लिए अलग से, तो मैं बता देता हूं कि फॉर H2O अगर आप अलग से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपके पास कप्पा क्या होता है बेटा, जीजी स्टार, ठीक है। प्योर वाटर के बारे में आपको इसका रेजिस्टेंस दे रखा था 1 कितना था, 10,000, ये 10,000, जी स्टार 0.4 आया बेटा, तो यहां से आप चाहें तो वाटर का कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5, तो 4 इंटू चेक कर लें 10⁻⁵ एस सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो वाटर के अलग से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 46 सॉल्व हो गया, 46 का आंसर आ गया, ये 46 अगर कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है, 47 यहां हो जाएगा बेटा, ये 47 हो गया वाटर के लिए, है ना। अब 48 पे आते हैं, 48 जो बच्चे ने पूछा था उसके लिए पहले ये आना जरूरी था, तो बच्चा चालाक था, उसने लास्ट वाला पूछ लो, बाकी अपने आप टपक जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर NaCl मिलाया, अब NaCl अगर मिलाया तो जी स्टार की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। अब सारे फॉर्मूले रिपीट करने हैं मेरे बच्चों अपने को, कैसे देखो, आप NaCl को पानी मिलाओगे तो NaCl का सोल्यूशन बन जाएगा, तो पहले आप लेकर आओ मेरे बच्चों यहां पर क्या, कंडक्टेंस ऑफ NaCl ओनली, कैसे लाओगे बेटा, कंडक्टेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन माइनस कंडक्टेंस ऑफ वाटर। पिछली बार वाटर का नेग्लिजिबल था, इस बार नेग्लिजिबल नहीं आएगा, क्योंकि NaCl सॉल्यूशन का इन्होंने जो रेजिस्टेंस दिया है वो 8000 दिया है, उल्टा करो -1/10,000, अब ये G आ गया, ठीक है, G आ गया, G स्टार कांस्टेंट रहेगा, तो आप फॉर्मूला लगाओगे कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार, ये लीजिए। अब आपके पास क्या आ जाएगा, जो बच्चा सॉल्व कर रहा है, ये कप्पा आ गया बेटा, कप्पा आ गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सामने वाले ने NaCl सॉल्यूशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो इस केस में हम यहां पर जो सॉल्व करेंगे ये कप्पा आ जाएगा। फिर अपन क्या कर सकते हैं, लैम्डा एम का फॉर्मूला दोबारा लगाओ, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, आप बोलोगे ठीक है सर, तो ये आप इसको सॉल्व करना, तो ये वैल्यू आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। अब लैम्डा एम चेक करो बेटा, कहीं NaCl का दे रखा है कि नहीं दे रखा है, हाँ देखो गिवन नीचे पढ़ो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट दिस कंसंट्रेशन इज, ये 125 दे रखा है,
125 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये आ जाएगा बेटा। अब ये आ गया, आपके पास कप्पा आ चुका है, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा, तो यहां से एम आ जाएगा मेरे बच्चों, एम आ जाएगा। एम आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज एम क्या होता है बेटा, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के मोल्स कितने बेटा, NaCl कितना मिला था पानी के अंदर, पढ़ना पड़ेगा। 558 ग्राम बेटा, 558 ग्राम। मोल्स में कन्वर्ट करो NaCl का मोलर मास। हम बातें किसके लिए कर रहे हैं, NaCl के लिए। इसको स्विमिंग पूल में मिलाया था बेटा, डिवाइड बाय 58.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपने स्विमिंग पूल में मिलाया था कौन, NaCl 10 मोल, 10 मोल 558 दिस, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप मोलारिटी पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब यहां से आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम लेंदी गया बट सॉल्व हो जाएगा। जेई के हिसाब से पैसेज है, पैसेज सॉल्व करने का मतलब है आपको 2 क्वेश्चन का है तो 6 नंबर, या 3 का है तो 9 नंबर मिल जाएंगे। आजकल 2 के ज्यादा आते हैं, पहले 3 के आ चुके हैं जेई में, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी था, बच्चों के पेशेंस चेक होते हैं। फॉर्मूले वही हैं सारे जो आपने पढ़े हुए हैं, सारे इजी फॉर्मूले हैं, आराम आराम से हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आ गया भाई साहब। ठीक है, फिनिश। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सारे डाउट सॉल्व हो गए, ठीक है। तो सारे डाउट सॉल्व हो गए, तो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया, जिसका नाम क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। हो गया सर आराम से, सबके डाउट खत्म, ठीक। करें स्टार्ट, नया चैप्टर स्टार्ट करें। राम राम सर जी, बहुत सारे बच्चे आए रहे, प्राज्वल पांडे जी भी आ गए, गुरु जी प्रणाम, आ गए आ गए, चलो ठीक। तो ये डिस्कशन खत्म हो गया। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, कौन, हमारा नया चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। आ जाते हैं उसके ऊपर, आराम आराम से। खत्म हो गया भाई साहब, आपने जो भी डाउट पूछे मैंने सारे बता दिए। होमवर्क भी लिख लो भाई साहब पहले से ही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट क्लास होमवर्क। होमवर्क कम दिया जाए कि ज्यादा, जल्दी बताओ। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, नाउ एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में आप 1 से, चलो कम कर लो, अभी 1 से 35 कर लो, ठीक है। ठीक है, और जिन बच्चों से 1 से 35 हो जाए और उसके बाद भी टाइम बच रहा हो, तो वो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैं डिस्कस करूंगा, 1 से 35 तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ये तो डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इससे ज्यादा भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करके रख सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। ओके ठीक है, अच्छी बात है, स्कूल का एग्जाम है तो बेटा, हाँ। ओके, चलिए अब आते हैं नए चैप्टर पर मेरे बच्चों, इसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा चैप्टर है, विदाउट शीट डिस्कशन लगभग लगभग इसमें, विदाउट शीट डिस्कशन इसमें लगभग लगभग 9 8 10 डिपेंड करता है अपन किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस है या नहीं है। तो ये 8 9 10 10 लेक्चर, 9 लेक्चर, 8 लेक्चर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग खत्म हो जाता है ना। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है बच्चों की पे भी काफी ज्यादातर। अब इसमें इस चैप्टर की ब्यूटी ये कि इन जनरल जेई मैन में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं 25 साल की बात करूंगा तो 24 साल या 25 साल जेई मैन में इसमें से क्वेश्चन आएंगे, 24 साल तो आए होंगे। ऐसे ही जेई एडवांस में भी इससे प्रॉब्लम आते हैं।
पैसेज आ गया तो 2 प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम का पैसेज पहले भी आ चुका है आईआईटी में, नहीं तो एक क्वेश्चन तो आएगा। तो जेई मेन एडवांस के हिसाब से इस चैप्टर को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि आपका विद इन अ मंथ, मतलब पूरा शीट डिस्कशन आराम आराम से करो तो भी वो महीने भर से पहले पहले 12 लेक्चर लास्ट खत्म हो जाता है, लेकिन मान के चलो अच्छे बच्चों में 9 10 11 में खत्म हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपको जेई मेन और एडवांस दोनों में एक एक क्वेश्चन देके जाएगा, तो इसलिए अच्छा चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, 1 मंथ के अंदर अंदर आराम से खत्म होता है, आराम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूट जो है उसमें आप सॉल्वेंट मिलाओगे, तब इन दोनों को मिलाने के बाद आप लिक्विड सॉल्यूशन बनाओगे। तो इस चैप्टर में जब आप लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्वेंट आपका हमेशा इसके अंदर लिक्विड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक आप जब पढ़ोगे तो सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा। सॉल्यूट मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस, ये तीनों हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो ग्लूकोज में पानी मिलाया तो ये बन जाएगा C6H12O6 एक्वस सॉल्यूशन, ये पहले वाला केस हो गया। अगर आपने बेंजीन टोलुइन मिलाई, मान लो ये बेंजीन और ये टोलुइन मिलाई मेरे बच्चों C6H5CH3G, तो ये आपका सेकंड केस बन गया। थर्ड में आपने कोई गैस डिसॉल्व करी पानी में, ठीक है ना, तो जैसे O2 गैस इन वाटर या अमोनिया गैस इन वाटर, तो ये केस आपका अलग से पढ़ना पड़ेगा जिसमें सॉल्यूट गैस रहेगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक पढ़ते हो आप, कोल्ड ड्रिंक पीते हो मतलब, तो कोल्ड ड्रिंक भी इटसेल्फ इसमें आ जाएगा जिसमें गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूट आपका सॉलिड या लिक्विड रहेगा, इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना होता है। गैस जब सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो स्पेशल एक लॉ आएगा जिसका नाम होगा हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ। और सॉल्यूट अगर सॉलिड है या लिक्विड है तो वहां पर एक राउट्स लॉ आता है, उसको हम फॉलो करेंगे। राउट्स लॉ अलग से पढ़ना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें स्पेशली राउट्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एज वेल एज एडवांस। अब जब आपके पास वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले जो टर्म आपको आनी चाहिए उसका नाम है वेपर प्रेशर। क्या नाम है? वेपर प्रेशर। वो समझे बिना, क्योंकि राउट्स लॉ में पूरे टाइम आप वेपर प्रेशर की बात करेंगे, है ना, बात देखते जाइएगा आप। तो वेपर प्रेशर टर्म आपको आना बहुत जरूरी, बिकॉज ये इस चैप्टर की शुरुआत की कई लेक्चर्स में आपके साथ चलेगा। फिर लास्ट में जाकर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, इसमें शुरुआत में आपको बस केवल थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक नॉलेज या मोल वगैरह आता है तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब इस चैप्टर में। और थोड़ा बहुत अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब बहुत बेसिक लेवल की नॉलेज चाहिए मोल कॉन्सेप्ट की, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत हल्का सा आयनिक का की जगह केमिकल चलेगा, और थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर वो है तो इस चैप्टर को आप आराम से कर पाएंगे। वो भी बहुत कम सेलेक्टेड कॉम्बिनेशन है, विद थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा अटैचमेंट है और थोड़ा बहुत तो केमिकल इक्विलिब्रियम से अटैचमेंट आ ही जाएगा जहां इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये चैप्टर जो है वैसे अच्छा है। हाँ भाई, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट होता है, लेकिन साइंटिफिकली हम ऐसे देखते हैं कि दो सब्सटेंस मिलाए और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन कम है और कौन ज्यादा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच करेगा, जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच करेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। जिसका फेज सॉल्यूशन से मैच करेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो टर्म आपको पढ़नी चाहिए उसका नाम है वेपर प्रेशर। क्या नाम है? वेपर प्रेशर। जैसे मान लो इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर हमारा सॉल्वेंट रहेगा मेरे बच्चों, तो ये H2L से H2G में जाने की अपन बात करते हैं। L का G में जाना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें डेल्टा H जो वेपोराइजेशन है वो पॉजिटिव होता है। अब वेपर प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, समझिए इसको। आपके पास मान लो बेटा एक कंटेनर है,
इस कंटेनर में आपने वाटर भर दिया, ठीक है, और इधर इसको मैनोमीटर से अटैच कर दीजिए। लो वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्लोज एंड मैनोमीटर यूज करते हैं। जब भी मेरे बच्चों हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो ध्यान रखें, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें आप, कांस्टेंट टेम्परेचर लीजिए। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर अब आपने इसके अंदर वाटर भर दिया सर, बहुत बढ़िया। वाटर एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, आप बोलोगे यस सर। अब ये पार्टिकल जब वोलेटाइल वाटर को आप इसमें भर दोगे, और यहां पे आपने मरकरी भर रखा है, ठीक है, ये मरकरी ले लिया बेटा। इनिशियली इसमें कोई गैस वैस नहीं भर रखी अपन ने, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, वोलेटाइल वाटर वोलेटाइल लिक्विड है बेटा, एल जी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। वोलेटाइल लिक्विड, ये पार्टिकल वेपर फेज में जाना शुरू हो जाएंगे, किसके, H2O के। ये H2O के पार्टिकल कंटेनर की वॉल पर स्ट्राइक करेंगे, इधर भी जाएंगे, और इधर मरकरी की सरफेस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो जब जी एल में कन्वर्ट होगा, H2L का G में जाना कहलाता है इवोपरेशन, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इवोपरेशन। G से L में आना था रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब H2G का पार्टिकल कंटेनर वॉल पर जाकर स्ट्राइक करेगा, या ये लिक्विड की सरफेस पर, इधर देखो, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सब जगह जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, तो G का L में आना होता है कंडेंसेशन। वाटर वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसका अपना एक सरफेस एरिया होगा। जिस कंटेनर में आप वाटर को रख देंगे, उसमें ये कांस्टेंट रेट से इवोपरेट होता रहेगा। तो रेट ऑफ जो इवोपरेशन है वो एक कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ इवोपरेशन शुरुआत में बात कर रहा हूं, ये आपके पास कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट। रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है, शुरुआत में तो बेटा H2O के पार्टिकल थे ही नहीं, तो ये H2O के पार्टिकल जब कंटेनर की वॉल पर जाकर स्ट्राइक करेंगे तो कंडेंस होंगे, वाटर की सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करेंगे। तो G का L में आना है कंडेंसेशन, H2O का L में आना क्या है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है। मान लो हर सेकंड में यहां से, मान लो ऐसे ही 1000 पार्टिकल इवोपरेट हो रहे हैं, तो ये पार्टिकल इवोपरेट होंगे तभी तो कंडेंस होंगे। तो शुरुआत में तो कंडेंसेशन है नहीं, लेकिन जैसे ये H2O के पार्टिकल इस कंटेनर की वॉल के अंदर कलेक्ट होना शुरू होंगे तो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो H2L का G में जाना एक कांस्टेंट है, जो आपने एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग, जो आपने सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया उसके अकॉर्डिंग इवोपरेशन कांस्टेंट रेट चलता रहेगा। अगर आप शुरुआत में कंटेनर बहुत छोटा लेंगे, मतलब बहुत जिसकी विड्थ कम है, तो सरफेस एरिया कम दोगे तो इवोपरेशन स्लो होता है, ज्यादा दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, इतनी सी बात है। इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है। वेपर प्रेशर तो डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें मतलब ऐसे बोलना चाहिए, सॉरी, वेपर प्रेशर एक डायनेमिक प्रोसेस में डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम पे। अभी सीखेंगे धीरे धीरे आराम आराम से, है ना। तो वेपर प्रेशर समझने के लिए पहले आपको वेसल में इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है, रेट ऑफ इवोपरेशन, सरफेस एरिया फिक्स, लिक्विड फिक्स हो चुका है, टेम्परेचर फिक्स, हर सेकंड में कुछ पार्टिकल फिक्स इसमें जाते रहेंगे। मान लो 1000 पार्टिकल पर सेकंड जा रहे हैं, तो 1000 पार्टिकल पर सेकंड इसमें जाते रहेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको इमेजिन करो कि टाइम के हिसाब से इसमें H2O के पार्टिकल बढ़ते जाएंगे। तो पहले सेकंड में अगर 1000 आए तो उनमें से कुछ पार्टिकल कंडेंस होंगे, अगले सेकंड में और ऊपर आ गए तो और ज्यादा पार्टिकल इस वेसल में कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो समय के हिसाब से रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
ये इस बात पर डिपेंड करता है मेरे बच्चों, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ H2O particles पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा H2O के पार्टिकल पर सेकंड इसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, उतना कंडेंसेशन टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। मान लो शुरुआत में 10-20 पार्टिकल पर सेकंड कंडेंस हो रहे थे, बाद में बढ़कर 50, 100, 2000, सॉरी 200, 500। एक समय ऐसा आ जाएगा जब 1000 पार्टिकल एल से जी में जाएंगे और 1000 पार्टिकल जी से एल में आएंगे। तो जब 1000 पार्टिकल एल से जी में जाएंगे और 1000 पार्टिकल जी से एल में आएंगे, तो इस कंटेनर के अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उसी का नाम होता है वेपर प्रेशर। तो ये जो टर्म है वेपर प्रेशर, ये हमेशा इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होने वाली टर्म है। तो यहां पर आप ऐसे बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पर क्या हो गया, इसको पहले तो ऐसे समझो कि ये इक्विलिब्रियम आता कैसे। ये ऐसे आता है कि आपके पास रेट ऑफ कंडेंसेशन कांस्टेंट है, ये रेट ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन जो रेट ऑफ रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन फिक्स है, ये रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है। और रेट ऑफ कंडेंसेशन टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो बढ़ रहा है सर। जब ये दोनों रेट सेम हो जाएंगे, ये है रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उसको बोलते हैं वेसल में इक्विलिब्रियम आ गया सर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि वेसल में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो हम ऐसे बोलते हैं कि सर एट इक्विलिब्रियम, अगले पेज पर लिख देता हूं वापस से, H2L कन्वर्टिंग इनटू H2O, डेल्टा H वेपोराइजेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ evaporation of H2L is equal to rate of condensation of H2O। तो जब वैसल में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो इक्विलिब्रियम पर ऐसी स्टोरी आएगी। अब आपको कैसे पता लगेगा सर, आपको पता ऐसे लगेगा मेरे बच्चों, इधर आओ, कि ये कंटेनर के अंदर जो मरकरी का लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा। ये डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, एक एंड पर मरकरी का लिक्विड का जो लेवल है वो गिरेगा, तो यहां से आपका थोड़ा बहुत इसका लेवल गिरना शुरू हो जाएगा बेटा, है ना, ये गिरना शुरू हो जाएगा और इधर बढ़ जाएगा। आराम से दिखाता हूं मैं। तो आपको जब लगे कि इस कंटेनर के अंदर मरकरी का लेवल गिर गया, क्यों, इधर भी H2G के पार्टिकल आएंगे सर, और इधर बढ़ गया, तो जब यहां पर एक कांस्टेंट है डेवलप हो जाएगा बेटा, ये आपने गैस स्टेट पढ़ा होगा, जब इसमें कांस्टेंट है डेवलप हो जाएगा तो हम बोलेंगे सर कि वेसल के अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्योंकि हमको थोड़ी H2L और H2G के सारे पार्टिकल दिखते हैं, कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं हमको दिखते नहीं, काउंटिंग हम कर नहीं सकते हैं ऐसे। तो जब इस कंटेनर के अंदर ये जो क्लोज मैनोमीटर है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्लोज एंड मैनोमीटर से हम बहुत लोअर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, 0.1 ATM, 0.2 ATM आराम से, ठीक है। तो वेसल में पहले एवोपरेशन हुआ, कुछ समय बाद कंडेंसेशन शुरू हो गया। कंडेंसेशन टाइम के हिसाब से बढ़ेगा, क्यों, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल पर वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आएगा, तो इस वेसल में कांस्टेंट प्रेशर डेवलप होगा, इसी का नाम होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड।
हम वेपर प्रेशर लिक्विड का बोलते हैं क्योंकि लिक्विड अगर नीचे नहीं है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। तो जब भी आप वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं, वेसल में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना चाहिए। और आपको पता कैसे लगेगा? जब इसके अंदर एक कांस्टेंट हेड डेवलप हो जाएगा तो हम बोलेंगे इस सिस्टम के अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर डेवलप हो गया, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं मेरे बच्चों किसको? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को। अगर आप वाटर लेते हैं तो वाटर ले लीजिए, कोई और लिक्विड लेना चाहें और लिक्विड ले लीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ले लीजिए, चाहे लिक्विड ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, है ना। जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें, अगर वाटर ले रहे हैं तो वाटर लिख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आराम से लिखिए। प्रेशर exerted by vapor on its liquid surface pressure exerted by vapor on its liquid surface at equilibrium is called vapor pressure of water। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। आप अगर वाटर की जगह मान लो बेंजीन लेना चाहें, कोई और वोलेटाइल लिक्विड, यस, आप बेंजीन के लिए भी इसी तरीके से वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। कैसे क्वेश्चन करते हैं 11th क्लास के से? दोनों लिक्विड होंगे तो सॉलिड कैसे डिसाइड करते हैं? कुछ नहीं, एग्जामिनर दे देगा आपको, जो कम है कौन ज्यादा है आपको अपने आप पता लग जाएगा, मोल फ्रैक्शन वगैरह मोल से पता लग जाएगा। ठीक है, दोनों लिक्विड हैं तो एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट हो जाता है, या उसको बोलते हैं बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। वो एग्जामिनर खुद ही बता देगा आप, है। अमाउंट से पता लग जाता है, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसका कम है वो सॉल्यूट। ठीक है, ये वेपर प्रेशर आ गया मेरे बच्चों। तो आपने जो सीखा ये फर्स्ट क्लास पार्ट हो गया। एडवांस जेई एडवांस के हिसाब से इस तरीके से इस कंटेनर में वेपर प्रेशर डेवलप होगा, उसमें ये क्या रहेगा पूरा डिटेल में रोल लिख दिया। इक्विलिब्रियम पर कुछ ऐसा हो रहा होगा। इस सिचुएशन में वेपर प्रेशर टर्म डिफाइन होती है कि सर इस समय H2G के पार्टिकल कंटेनर की वॉल पर या लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसी का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है मेरे बच्चों। टेम्परेचर क्या है सामने देखो, कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, बिकॉज अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो आप 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके होंगे कि अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो डेल्टा एच चेंज, डेल्टा एच के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, या रिएक्शन नहीं तो फेज चेंज है, एंडोथर्मिक है। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है मेरे बच्चों। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम है आपका वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इसको अलग से पढ़ लेंगे भी अपन, इसको अलग से पढ़ेंगे, अलग से इक्वेशन बनाएंगे इसके लिए, है ना। तो एक तो ये हो गया। अब होता क्या है कि आप अगर कभी भी मान लो वेसल चेंज करते हैं तो साइज और शेप ऑफ वेसल चेंज करने से आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम ज्यादा होता है सरफेस एरिया के हिसाब से। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर फास्ट होगा या स्लो होगा तो उसका इंपैक्ट थोड़ी देर में कंडेंसेशन पे आ जाएगा, बिकॉज कंडेंसेशन उसका उल्टा प्रोसेस है। तो पूरा डायनेमिक प्रोसेस है ये। एल का जी में जाना है इवेपोरेशन, जी के एल में आना कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन के फास्ट स्लो होने से कुछ देर में इंपैक्ट कंडेंसेशन पे आता है। तो सिस्टम एक नया इक्विलिब्रियम अटेन करता है। तो कंटेनर की वॉल आप चेंज कर दें सॉरी, ये कंटेनर को का साइज और शेप अगर चेंज कर देंगे आप, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैं फिर बता दूं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और शेप ऑफ द वेसल। शेप ऑफ द वेसल उस पर डिपेंड नहीं करता है मेरे बच्चों। इजी लैंग्वेज में ये एक सरफेस फिनोमेना नहीं है। मान लो एक बच्चे ने वेसल में ऐसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया, एक ने बड़ा ले लिया यार, या किसी ने और ऐसा ले लिया, तो कोई बात नहीं।
अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो इन सब के अंदर वेपर प्रेशर सेम आएगा, पी। पानी है मान लो, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बस सेम, कांस्टेंट टेम्परेचर वो सब में सेम होना चाहिए। अंडरस्टूड? आप साइज और शेप ऑफ वेसल चेंज करके केवल इनिशियली रेट ऑफ इवोपरेशन को आप चेंज कर सकते हैं बस। तो उससे क्या होता है, इवोपरेशन फास्ट स्लो होगा तो उसके बाद कंडेंसेशन भी वैसे फास्ट स्लो हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। और दूसरी बात, अगर आप डिटेल में और सुनते हैं तो मान लीजिए अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो H2L H2O में जाता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड does not depend on amount of pure liquid, amount of pure liquid। ये प्योर लिक्विड के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है मेरे बच्चों। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, केपी लिखोगे, कैसे लिखोगे बेटा, केपी लिखोगे PH2O। आप बोलोगे हाँ सर ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसमें कहीं, या केसी लिखोगे तो केसी कैसे लिखते हो बेटा, केसी लिखते हो H2O कंसेंट्रेशन। इसमें कहीं भी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते समय कोई बच्चे ने वेसल में मान लो 500 ml वाटर ले रखा है, किसी बच्चे ने 250 ml ले रखा है, किसी ने 1000 ml ले लिया, किसी ने 500 लीटर ले लिया, कुछ भी लो, टेम्परेचर सेम रखोगे तो वेपर प्रेशर सेम आएगा। वेपर प्रेशर कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होते समय तुमने यहां किसी बच्चे ने 100 ml पानी लिया, उसके में 150 ml है, उसके में 80 ml है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए 11th क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका फेज इक्विलिब्रियम पढ़ाता हूं बच्चों को, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं है तो उस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि केपी कैसी लिखोगे, उसमें कहीं वाटर नहीं आ रहा है, बस PH2G आ रहा है केपी के अंदर, ठीक है। या फिर क्या आ रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2G नॉट L। आप 11th पढ़ के आ रहे हो, कभी भी प्योर लिक्विड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में नहीं आता है। ये सब कुछ पढ़ाया गया 11th क्लास के अंदर आपको, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है मेरे बच्चों। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मेरे बच्चों तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वाई, उसका रीजन है बेटा, एल का जी में जाना ये कहलाता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये पॉजिटिव होता है। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है मेरे बच्चों परमानेंटली। इजी लैंग्वेज में पी बढ़ जाता है या इजी लैंग्वेज में केपी बढ़ जाता है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही बढ़ जाता है। तो आप ऐसा बोलें केपी बढ़ जाएगा, कोई बच्चा बोले PH2 बढ़ जाएगा, वो एक ही बात है, केपी PH2G के बराबर ही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से केपी बढ़ेगा मतलब PH2G बढ़ जाएगा। तो इस फेज इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो जाता है। व्हाई? बिकॉज डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक बोलते हैं इसको बच्चों। तो टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज होता है। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगर मान लो इसको भी आप सुन रहे हैं और समझ रहे हो कि सर कैसे बढ़ जाता है, तो वेरिएशन अगर समझना चाह रहे हो तो आप इसमें अलग से क्लाउसियस क्लैपियन इक्वेशन पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? क्लाउसियस क्लैपियन इक्वेशन, कि हाउ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए। क्लाउसियस क्लैपियन इक्वेशन, पहले तो ये समझो
कि वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होने वाली टर्म है फॉर रिवर्सिबल फेज चेंज। ठीक है, डी डेल्टा जी, डी डेल्टा जी ये थर्मोडायनेमिक्स में निकल चुका है। डेल्टा वी डीपी माइनस डेल्टा एस डी टी। आप बोलोगे हाँ सर निकल तो गया। तो इसमें क्या होता है बेटा, हमेशा इक्विलिब्रियम पर आप बातें करते हैं। आपने सुना हुआ है कि इक्विलिब्रियम पर, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि सर एट इक्विलिब्रियम तो आपका डेल्टा जी तो वैसे ही जीरो होता है। तो आप डेल्टा जी जीरो होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे। और उसमें क्या होता है, डेल्टा जी डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। वाई? बिकॉज डेल्टा जी क्या होता है बेटा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहां से डेल्टा एच जो है या डेल्टा एस जो है उसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर डेल्टा एस आपका डेल्टा एच बाई टी हो जाएगा। आराम आराम से देखिएगा। और उसके अलावा डेल्टा वी जो है, अभी आप मान लो वाटर की बातें कर रहे हैं, H2L कन्वर्टिंग इनटू H2O, बहुत बढ़िया। डेल्टा वी का मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज इन दिस प्रोसेस। तो डेल्टा वी जो है मेरे बच्चे, डेल्टा वी क्या होगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ H2O माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ H2L। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। मोलर वॉल्यूम वाटर का मोल पढ़कर आ रहे हो, गैस के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों मोलर वॉल्यूम ऑफ H2O। और ये किसके बराबर हो जाएगा, RT बाई पी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वीएम का मतलब मोलर वॉल्यूम, आप पहले पढ़ के आ रहे हो। आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला लगता है पी वी बाय एन इज इक्वल टू आर टी। तो ये पी वी एम इज इक्वल टू होता है बेटा आर टी। वी एम का मतलब मोलर वॉल्यूम। सारे बेसिक्स हैं ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है हमारा, और ये बहुत बेसिक चीजें थर्मोडायनेमिक्स की। तो आप उसमें क्या करेंगे कि जब हम इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे तो इसका डेल्टा जी जीरो हो जाएगा बेटा। तो आराम से रखो जीरो, डेल्टा वी की जगह लास्ट में रखो आर टी बाई पी इंटू डी पी माइनस डेल्टा एस की जगह लिखो डेल्टा एच बाई टी। एल का जी में जाना क्या है, वेपोराइजेशन। तो यहां लिखो डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टी इंटू डी टी। यहां पर आपको थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं आता है तो अभी लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो उसको याद कर लेगा। भाई कुछ तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इसको लिख लीजिए आराम से पहले। आ हा हा, वाह। आशुतोष लिखता है सर ये क्वेश्चन मेरे टीचर स्कूल टीचर ने पूछा था और बोला था वेपर प्रेशर अमाउंट पर डिपेंड करेगा और लेस क्वांटिटी का एग्जांपल दिया था। नहीं नहीं नहीं, गलत बोला था। प्योर वाटर, प्योर अगर कोई लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। उसका सिंपल एग्जांपल है, आप वैसा दो वैसा ले लो एक जैसे, ठीक है? दो वैसे एक जैसे ले लो। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, चलो हटाओ। उस टीचर को बोलना सर, सर ने बोला है हमारे ने, उसको बोलना बंद हो जाएगा। बोलना पहले तो नाम है एनावस्थी है ना, पहले से बताना, फिर नहीं समझे तो और समझाना। जैसे वाटर एक गिलास, दो गिलास एक जैसे ले लो मेरे बच्चों। एक बच्चा गिलास में आधा पानी भर के रखेगा, दूसरा क्या करेगा, देखो सामने पानी कम हो गया, मैंने पानी पी लिया। दो स्टूडेंट एक जैसे गिलास, दोनों में पानी भरा हुआ है प्योर, एक में कम और एक में ज्यादा, ठीक है? बंद कर दो दोनों को, दोनों में सेम वेपर प्रेशर डेवलप होगा। वेपर प्रेशर कभी कम ज्यादा हो, इसका मतलब अगर टीचर ये बोल रही है तो आप ये सोचो कि एक गिलास में पानी ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। वाह, जिसका कम लिया आपने पानी उसमें उसका वेपर प्रेशर कम। कमाल हो गया भाई। ऐसा होगा तो फिर बड़ा वेसल लो, उसका वेपर प्रेशर और बड़ा हो जाएगा। या उसमें पानी ज्यादा भर दो तो फिर इसका मतलब तो स्विमिंग पूल को अगर मैं ऊपर ढक दूं तो उसका वेपर प्रेशर तो पता नहीं कितना ज्यादा होना चाहिए। सेंसलेस। ये स्कूल टीचर जो होते हैं
सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कई लोग बड़े गलत आर्ग्यूमेंट देते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं है ये जेई मैन या एडवांस के हिसाब से, इसीलिए वो स्कूल टीचर है। समझ रहे हैं आप? मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, उनको नॉलेज को और इंप्रूव करना चाहिए अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट देता। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। गलत कॉन्सेप्ट अगर किसी ने बोला है तो बेटा, है ना, मैं उनको बोलता हूं कि सॉरी, आप नॉलेज को थोड़ा चेंज कर लें या इनहेंस इंक्रीज करें। कोई बात नहीं, कभी कभी किसी आदमी की नॉलेज नहीं होती। अरे यार, स्कूल टीचर ही अगर आईआईटी पढ़ा देते बेटा सब जगह, दे आर ऑनरेबल पर्सन फॉर मी। बट ट्वेल्थ क्लास का लेवल अलग होता है, जेई मैन का लेवल अलग होता है। जेई मैन में कई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते हैं, कई स्कूल लेवल के भी आते हैं। जे एडवांस बिल्कुल टीचर से बाहर की बात है। अगर स्कूल टीचर सारे ही पढ़ा देते, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, उनको मेहनत करके अपना लेवल इंप्रूव करना चाहिए। यस, आई एम इंजीनियर, वो इंजीनियर शायद हो ना हो पता नहीं, समझ रहे हैं आप? तो उनको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी बेटा, है ना। अगर सारे स्कूलों में अगर आईआईटी जी वाला ही वही पढ़ा देते, तो फिर तो समझदार हो आप, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज। नहीं, फिर तो गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ा देते, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऑनरेबल पर्सन है, डिग्रियां ले रखी है उन्होंने। लेकिन उनकी गलती नहीं है भाई, हमारे ट्वेल्थ क्लास का जो लेवल है वो बहुत अलग है, और जे एडवांस का लेवल और सिलेबस या स्टैंडर्ड जो बहुत अलग है। तो मैं स्कूल वाले टीचर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें जितना हो जाए। तो जब बढ़ जाएगी तो आप, यस, यू कैन टीच जेई मैन और एडवांस। होल लाइफ इज लर्निंग प्रोसेस, सीखिए, इसमें क्या हो गया। हो गया मेरे बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया होगा आपने। अब इसको देखो हम कैसे लिखेंगे बेटा। डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन, ये टी पहले से आर टी तो ले जाओ बेटा, आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ओके। इसको अगले पेज पे दोबारा लिख रहा हूं मैं आपके लिए, सारी टर्म लिख रखी है मैंने आपके लिए ना। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा, आराम से देख लीजिए, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब लिख रखा है अपन ने, ठीक है। अब इसको मैं अगले पेज पे दोबारा लिख देता हूं, इस फॉर्मूले को। ये जो इक्वेशन आ रहा है बेटा, इसी को बोलते हैं क्लाउसियस क्लैपियन इक्वेशन। लिख लिया होगा आई होप सो। हाँ, एक बच्चा भी बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहा है, सर वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ जाता तो ओशियन को ढक दो, फट जाएगी पूरी दुनिया। नहीं, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ गया, अमाउंट तो बहुत ज्यादा है रिवर का, अरे बाप रे। पर वो क्लोज वेसल नहीं है। वेपर प्रेशर एक्चुअल में बहुत बड़ा वेसल लो, छोटा लो, आपकी चॉइस है, लेकिन क्लोज होगा तो उसमें एक्चुअल इक्विलिब्रियम डेवलप होएगा। चलिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम आइडियली स्टैब्लिश इन क्लोज वेसल, है ना। आगे चलते हैं बच्चों। तो डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। आप बोलोगे यस सर। तो यही है बच्चों क्लाउसियस क्लैपियन इक्वेशन। आप इसको आगे चाहें तो और सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं, भी कर देंगे। इसका अदर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप चाहो तो। यहां पर मैथमेटिकली अगर मैथ्स आती है तो आप इसको ऐसे भी लिखते हो, एल एन पी माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर टी प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैथ्स आती है बेटा, पढ़ते रहते हो आप, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर कभी अगर एल एन पी या 1/t का ग्राफ अगर प्लॉट करवाता है तो नेगेटिव स्लोप आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप से आपको डेल्टा एच बाई आर का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। और अगर आपको ये मालूम है कि सर मान लो मैं टेम्परेचर चेंज करूं, पहले सपोज करो T1 टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P1 है, लिख देता हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1, ठीक है। T2 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वाटर, जो भी ले रहे हो आप, एट टेम्परेचर T2, ठीक है। तो आप मैथ्स की लैंग्वेज में आप लिमिट जानते हो। हम यहां पर एक एजम्पशन ले लेते हैं बच्चों, क्या एजम्पशन ले लेते हैं,
कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन इस टेम्परेचर, ऐसा थर्मोडायनेमिक्स में बहुत किया अपन ने, टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्रॉम T1 टू T2। तो मैथ्स की लैंग्वेज में ये ऐसा हो गया कि आपके पास आप खुद फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, ये P1, ये P2, ये dP अपॉन P बेटा, ये T1, ये T2, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन RT² इंटू DT। सोचो क्या आएगा, फॉर्मूला बना लो अपने आप खुद ही। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला देखा होगा, आपको लगे देखा हो सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट जानते हो, P1 से P2, T1 से T2, या दो बार लिखो, T1 पर वेपर प्रेशर P1, T2 पर P2, सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा जो 11th क्लास से सीखते आ रहे हो, ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो लिखो भाई साहब। अच्छा, डबल इंटीग्रेशन, अच्छा डबल नहीं है, गलती से लग गया होगा मेरे लाल। लिख लिया भाई। वेपर प्रेशर का यूज किस में होता है, अरे अभी पढ़ोगे ना, इस चैप्टर में यूज होगा ना, क्यों नहीं होगा, देखता जा तू अभी, तेरे कान में से धुआं निकल जाएगा, इतना यूज होता है वेपर प्रेशर का। नहीं होता है बेटा वेपर। ठीक है, आगे चलें बच्चों। यस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ln P2 बाई P1 डेल्टा एच बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये लो बिट्टू, वापस से लिख रहा हूं, यही है आपकी क्लाउसियस क्लैपियन इक्वेशन का दूसरा फॉर्मेट। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम के हिसाब से याद होना चाहिए, अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, T1 T2 P1 P2 सब बता रखे हैं, यूनिट का ध्यान रखें, डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है, इसको बोलते हैं बेटा मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जिसका यूनिट आपको एग्जाम में किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको आर की यूनिट लेनी पड़ेगी। यहां पर आर की वैल्यू अगर जैसे जूल सिस्टम लिया, सामने वाले ने जूल पर मोल में लिया, तो आपको 8.314 लेना पड़ेगा। सब बातें पहले से अब आपको आ जानी चाहिए। 11th क्लास निकल चुका है, 12th आधा निकल गया भाई साहब, आधे से भी ज्यादा निकल गया। हमारा लगभग लगभग 2 महीने का सिलेबस बचा है, लगभग 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 लगभग, थोड़ा सा ज्यादा मान लें भले ही। ओके, तो ये आता है सर, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंसी में कैसे निकाल सकता हूं, कैसे मैं इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं, उस बात को अपन यहां पर देख रहे हैं। लिखा बच्चों, ओके। और अगर आप इस पर बेस्ड कोई ग्राफ बनाना चाहें, रियल ग्राफ, जैसे वाटर के लिए बात करें, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो नेचर है, राइट, वो लगभग लगभग कुछ ऐसा होता है मेरे बच्चों, लाइक दिस। हर सब्सटेंस का थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है ग्राफ में, क्योंकि सबकी एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन थोड़े अलग अलग भी होते हैं। और सच तो ये है कि हम एजम्पशन लेते हैं, बट आप थर्मोडायनेमिक्स अगर मेरे से पढ़ें तो आपको याद होगा कि ये रूल नहीं है कि अगर आप T1 T2 की रेंज बड़ी ले लेंगे तो डेल्टा एच इटसेल्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो सकता है। बट जनरली आपके लेवल पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डेल्टा एच को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिया जाता है। तो ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम लेते हैं तो अपने को मालूम होता है कि सर 0 डिग्री से ऊपर चलो, 0 डिग्री के नीचे जाओगे तो पानी तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस, अरे हम बात करें एल और जी के इक्विलिब्रियम की,
तो आपको 0 डिग्री के ऊपर आना चाहिए ना। 0 डिग्री के ऊपर आइस खत्म हो जाएगी, वाटर बचेगा, फिर वो इवोपरेट होगा, तो यू कैन मेंटेन योर इक्विलिब्रियम H2L एंड H2G। टेम्परेचर को आपको 0 डिग्री के ऊपर रखकर ही तो बात करोगे आप। मान लो अपन रूम में बैठे हुए, एसी चल रहा है, टेम्परेचर आई एम एज्यूमिंग 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं वेसल में, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा ना पानी, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा और पी लेता हूं, ढक दीजिए, ठीक है। कुछ देर बाद इसके अंदर वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा अपने आप। इस रूम का टेम्परेचर जितना है, मान 26 के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, ठीक। ये आ गया सर। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो आगे जाकर आप पढ़ोगे वो डेफिनेशन भी काम आएगी, वो है बॉइलिंग पॉइंट। लिख लिया आपने? नेक्स्ट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बहुत से बच्चे इसको रटते हैं, समझते नहीं है बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? एक कंटेनर लो सर, लेकिन आपको इसको समझने के लिए पिस्टन जैसा वैसा लेना चाहिए, तो इसकी फील आपको अच्छी आएगी। इसके ऊपर आप एक्सटर्नल प्रेशर खुद सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्या लेना है। एक्सटर्नल प्रेशर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत बढ़िया, H2L, ठीक है। अब इससे इसके अंदर वेपर डेवलप हो रही है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, इसके अंदर कुछ वेपर प्रेशर P डेवलप हो जाएगा कुछ देर के बाद। बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको पिस्टन जैसा वेसल लेकर समझना चाहिए। पिस्टन जैसा वेसल हम क्यों लेते हैं? ताकि आप अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करें तो उसका वेपर प्रेशर से क्या लिंक है या बॉइलिंग पॉइंट से क्या लिंक है वो समझ में आना चाहिए। देखिए बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? टेम्परेचर एट विच क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सिस्टम, एट विच एक्सटर्नल प्रेशर जो आपने सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे लगा रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, या जैसे यहां पर लिक्विड वाटर है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये एक्सटर्नल प्रेशर आपकी चॉइस है, आप 0.1 ATM लें, 0.2 ATM लें, 0.5 लें, 1 ATM लें, 1.5 लें, 10 लें, वो आपकी चॉइस है। इसमें क्या होता है बेटा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये आप क्या लेते हैं, इसके लिए दो अलग अलग नाम बहुत फेमस है। एक का नाम है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक का नाम है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। इफ external pressure is equal to 1 atm, then this temperature is called normal boiling point, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और यही एक्सटर्नल प्रेशर अगर 1 बार है देन this temperature is called standard boiling point। कभी भी अगर आप एग्जाम में सुने कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज करा एग्जामिनर, इट्स मीन आपने एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM लगा रखा है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट मतलब 1 बार लगा रखा है। अब एक बच्चे ने तो 1 ATM लिया ना 1 बार लिया, तो आप नॉर्मल और स्टैंडर्ड वर्ड हटा दें, बस बॉइलिंग पॉइंट बोलें। मान लो एक बच्चे ने कहा मैं प्रेशर एक्सटर्नल 0.5 ATM ले रहा हूं सर, तो फिर आप इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या कोई लिक्विड भर रखा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टोलुइन, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें खास बात क्या बॉइलिंग पॉइंट की, इस समय जो बाहर प्रेशर लग रहा है वो अंदर के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अगर तुमको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, मान लो
अंदर का प्रेशर 0.1 एटीएम, बाहर का प्रेशर भी 0.1 एटीएम। ठीक है, मान लो इस समय टेम्परेचर है, जैसे वाटर की बात करें तो 0.1 एटीएम का मतलब हो गया बेटा 76 टॉर, टॉर एमएमएचजी, 76 टॉर हो गया। मान लेते टेम्परेचर यहां पर 40 डिग्री के आसपास है रफली ऐसे ही। अब आपने बाहर का प्रेशर 0.1 एटीएम से बढ़ाकर कर दिया 1 एटीएम। तो अगर आपने बाहर का प्रेशर 1 एटीएम कर दिया तो अंदर का प्रेशर तो अभी 0.1 एटीएम था, तो इसको 1 एटीएम लाने के लिए मेरे बच्चों आपको इस वेसल के अंदर हीटिंग करनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? एक्सटर्नल प्रेशर तो आप बढ़ा चुके हो। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिस्टम को नया कंडीशन लाना पड़ेगा। तो आपने अगर प्रेशर 1 लिया तो अंदर 1 करने के लिए आपको इस वाटर से और वेपर बनानी पड़ेंगी। क्यों बनानी पड़ेंगी? क्योंकि डेफिनेशन यही है, टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सिस्टम बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो जितना प्रेशर बढ़ाओगे आपको अंदर उतना ही प्रेशर लाने के लिए और ज्यादा वाटर को इवोपरेट करना पड़ेगा, और ज्यादा वाटर को क्या करना पड़ेगा? इवोपरेट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर 1 एटीएम लिया तो आपने कभी सुना हो तो वाटर के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसके लिए होता है? फॉर वाटर। एक वैसे एक याद रख लो, एक तो याद कर सकते हो, फॉर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बच्चों ने सुना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री होता है मेरे बच्चों। इसका मीनिंग क्या है? अगर तुम वैसल के अंदर 1 एटीएम प्रेशर डेवलप करना चाहते हो वाटर वेपर का, तो आपको उस वैसल को हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। पानी बॉयल हो जाएगा अच्छा खासा 100 डिग्री पर। अगर आपको, और आपने मान लो एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटीएम कर दिया, अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटीएम कर दिया तो आपको बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा। मान लो 2 कर दिया तो 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर पर आपको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट वो सिस्टम का टेम्परेचर है जिस पर कंपलसरी कंडीशन है कि एक्सटर्नल प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि सर मोर वेपर प्रेशर, जो सब्सटेंस जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों? सोचो सोचो, लिख देता हूं मैं आपके लिए, बच्चे हैं भूल जाए तो। मोर वोलेटाइल सब्सटेंस हैज हायर वेपर प्रेशर एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट। सोचना स्टार्ट कि ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे, सोचना स्टार्ट। ठीक है, सोचना स्टार्ट कि सर क्या कर रहे हैं अपन। जो सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। रीजन इज वेरी सिंपल। मान लो एक बच्चे ने पानी भरा, पानी वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसने वेपर प्रेशर डेवलप डेवलप कर लिया, जैसे अपन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर आपने बाहर 1 लिया तो अंदर 1 लाने के लिए आपको पानी को 100 डिग्री पे गर्म करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है 100 डिग्री। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। अब एक बच्चे ने क्या किया, उसने बोला सर वैसा ही सिस्टम, वही पिस्टन 180 प्रेशर लगाऊं, लेकिन अंदर भर दिया ज्यादा वोल्टाइल सब्सटेंस, बेंजीन, सॉरी, जैसे मान लो आपने पेट्रोल का नाम सुना होगा, डीजल का नाम सुना होगा, कैरोसिन का नाम सुना होगा, ये ज्यादा वोल्टाइल है। आप हाथ पर पेट्रोल को छिड़क के देखो और या नेफ्ता डीजल वगैरह को तो जल्दी उड़ जाते हैं। तो जो सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका मतलब है उसकी वेपर इजीली बन रही है, और जिसकी वेपर इजीली बनेंगी, ठीक है ना, जो आराम से एल में जी में जाएगा, इसका मतलब उसको हीटिंग की रिक्वायरमेंट कम होगी। और जिसको हीटिंग की रिक्वायरमेंट कम होगी तो इसका मतलब है कोई सब्सटेंस अगर वाटर से ज्यादा वोलेटाइल है तो वाटर को तो मेरे को अंदर का प्रेशर 1 लाने के लिए 100 डिग्री पर गर्म करना पड़ता है, उसको हो सकता है मेरे को 80 डिग्री पे गर्म करना पड़े, 70 पे गर्म करना पड़े, 60 पे गर्म करना पड़ेगा। तो उसको वो टेम्परेचर लाना पड़ेगा जब अंदर बाहर का प्रेशर 1 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जो सब्सटेंस जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा
उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। या उल्टा बोल लीजिए, जो सब्सटेंस लेस वोलेटाइल होगा, क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का बिल्कुल लिंक है समझने और पढ़ने वाले बच्चों के लिए। बाकी बेवकूफों के लिए तो खैर आप जानते हो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दुनिया भरे पड़े हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हो इसलिए आराम से डिटेल में बता रहा हूं कि 11th क्लास में अगर ढंग से ना समझाओ तो आज समझ लीजिए, और आज भी समझ में नहीं आया तो अब आएगा भी नहीं। वेरी सिंपल, नहीं, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट को हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये डेफिनेशन इसी तरीके से डिफाइन है कि आपको अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर लाना पड़ेगा, वो टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और अगर प्रेशर ये बहुत फेमस टर्म है, इसको आप अलग से याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर हम इस चैप्टर में जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी आएगी, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड भी आएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड भी आएगी, वेपर प्रेशर से रिलेटेड भी प्रॉपर्टी आएगी, है ना। तो ये हमारा वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट से हमने बात की है, क्योंकि बिना वेपर प्रेशर को समझे आप राउट्स लॉ को कैसे पढ़ोगे। राउट्स लॉ जो आने वाला है, वो राउट्स लॉ में तो टोटल टाइम ही हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर आपने सुना, समझा, बड़ी अच्छी बात है। तो आज के बाद बच्चों को याद रहेगा कि वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पर डिफाइन किया जाता है। इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन जब रेट ऑफ कंडेंशन के बराबर होगा तो कंटेनर की वॉल पर या लिक्विड की सरफेस पर जो वेपर के पार्टिकल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसी का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर जब भी डिफाइन करते हैं, कंटेनर में नीचे लिक्विड जरूर होना चाहिए, भले ही वो 10 ml हो, 50 ml हो, 100 ml हो, वो अलग बात है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये आ गया, याद रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों, है ना। तो ये आपके पास ओवरऑल वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट की हमने बात कर ली, ठीक है। अब हमें वेपर प्रेशर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड अब हमको राउट्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एडवांस। जेई मेन और एडवांस के हिसाब से हमारा राउट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप जो राउट्स लॉ पढ़ेंगे, राउट्स लॉ, ये आगे जाकर बताऊंगा आइडियल सॉल्यूशन वगैरह क्या होते हैं। फॉर आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, ये आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आराम से अप्लाई करिएगा। बाइनरी का मतलब है दो सब्सटेंस मिलेंगे, दो सब्सटेंस होने चाहिए, ठीक है। आप मान लो दो लिक्विड मिला रहे हैं, दोनों के इक्विमोलर हैं, तो कुछ जरूरी नहीं कि आप सॉलिड सॉल्वेंट बोलें, आप सिंपल बोलो बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग ए एंड बी। जैसे बेंजीन टोलुइन मिलाया, तो बेंजीन है और एक टोलुइन है बस, तो उसको बोलिए बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग बेंजीन एंड टोलुइन, ठीक है, ठीक है ना, ओके फाइन। अब इसमें दो कौन केस आएंगे मेरे बच्चों आपके लिए। फर्स्ट आएगा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग या कंटेंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो इवोपरेट नहीं होता है मेरे बच्चों। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ग्लूकोज को पानी में मिलाया, ठीक है, तो ग्लूकोज को अगर पानी मिलाओगे तो ग्लूकोज इवोपरेट नहीं होता है मेरे बच्चों। चीनी ले लो, शुगर, पानी मिलाओ, डिजोल्व हो जाएगी, मीठा पानी बन जाएगा। अब अगर आप उसको इवोपरेट करोगे तो उस शुगर के पार्टिकल वेपर फेज में नहीं जाएंगे, केवल पानी इवोपरेट होगा, लास्ट में वापस तो शुगर नीचे रह जाएगी वेसल में। तो एक तो केस ये बनेगा। दूसरा केस बनेगा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, टू वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। ये केस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जेई के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इसमें जैसे मान लो आप क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिलाएं,
या आप बेंजीन टोलुइन का नाम सुना होगा मेरे बच्चों, बड़ा फेमस केस है। बेंजीन टोलुइन मिलाएं C6H5CH3L। तो आप जैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिलाएं, ठीक है, या बेंजीन टोलुइन मिलाएं, तो इसमें दोनों वोलेटाइल लिक्विड हैं। बेंजीन टोलुइन को मिलाओगे मेरे बच्चों तो बेंजीन और टोलुइन दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों वोलेटाइल हैं, तो ये अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दोनों के पार्टिकल वेपर फेज में भी रहेंगे और नीचे लिक्विड सॉल्यूशन में भी रहेंगे। इसमें फर्क क्या पड़ेगा, जैसे ग्लूकोज लिया, फ्रुक्टोज लिया, सुक्रोज लिया, NaCl सॉलिड लिया, या आपने पानी में QH मिला दिया, तो सॉल्यूट जो आपका है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है इसका कोई भी पार्टिकल वेपर फेज में नहीं जाएगा, ऐसा कोई भी पार्टिकल वेपर फेज में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये राउट्स लॉ के दोनों केस हमको 1 बाय 1 स्टडी करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं यहां से स्टार्ट करूंगा राउट्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन, ये हेडिंग बार बार नहीं डालेंगे अपन, ठीक है। तो ये दो केस मैं पहले ये केस कवर करेंगे, फिर ये केस कवर करेंगे, दोनों ही जेई मेन और एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पर बेस क्वेश्चन जेई मेन एडवांस में आते रहते हैं, तो इसको केयरफुली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आराम से मैंने नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे दिया मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, थिंक पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।